नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे भारत का जो पेटेंट ऑफिस है उसने रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ पेटेंट्स जो हैं वो ग्रांट किए हैं। अभी तक के सबसे ज़्यादा पेटेंट्स भारत में इसी साल ग्रांट हुए हैं, जो कि हमारे भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। और ये हमारे भारत की जो इनोवेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे यंगस्टर्स में इनोवेशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बताता है। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि पेटेंट होता क्या है, किस चीज़ को पेटेंट कहते हैं, ये कौन से राइट्स में आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कब किसी व्यक्ति को पेटेंट मिलता है। और फिर हम भारत में पेटेंट्स का इतिहास भी देखने वाले हैं। तो ये फुल पावर पैक नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ट्विटर के माध्यम से पूरे भारत को बताया कि इंडिया का जो पेटेंट ऑफिस है इसने एक अनप्रेसिडेंटेड माइलस्टोन को अचीव किया है, जहां पे 41,010 पेटेंट्स जो हैं वो इस फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर में ग्रांट किए गए हैं। किसके द्वारा? इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा। 41,010 पेटेंट्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये कितना बड़ा नंबर है, ये कितना बड़ा माइलस्टोन है, इसको समझने के लिए आप कंपैरिजन करो 2013-14 फिस्कल ईयर से, जब मात्र पूरे भारत में 4,227 पेटेंट्स ही मिले थे। तो 2013-14 में मात्र 4,227, और अभी इस साल का जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 41,010 पेटेंट्स। कितना बड़ा ये नंबर है, कितना बड़ा डिफरेंस है, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल ईयर जो अभी करंट चल रहा है इसमें हमारे इंडियन पेटेंट ऑफिस ने 41,010 जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेटेंट्स हैं उसको ग्रांट किया है। ये हाईएस्ट एवर नंबर है पेटेंट्स का 2023-24 में। इतने ज़्यादा पेटेंट्स इससे पहले एक फिस्कल ईयर में कभी भी ग्रांट नहीं किए गए। ये हमारे भारत की एक रिमार्केबल प्रोग्रेस बताता है इनोवेशन में। हमारे यंगस्टर जो हैं वो इनोवेशन कर रहे हैं और इनोवेशन के वजह से उनको पेटेंट्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली ये हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस पर तो पॉजिटिव असर डालेगा ही डालेगा। हमारी जीडीपी और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करेगा। उसके साथ साथ ये भारत को पूरी दुनिया में इनोवेशन का हब भी बनाएगा, जो हमारे भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो पेटेंट एप्लीकेशन है उसमें 31.6% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 31.6% की ग्रोथ 2022 में देखने को मिली, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये किसकी रिपोर्ट में पता चला? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं इनको ध्यान में रखा करिएगा। वैसे तो ये बड़ा रेयर चांस है कि प्री में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सके। जब मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे इन फैक्ट्स को लिखा जा सकता है। अगर तुम कहीं इंटरव्यू देने गए हो और अगर इंटरव्यूअर आपसे पेटेंट्स के ऊपर कोई सवाल पूछता है तो वहाँ पे अगर आप इस प्रकार के फैक्ट्स का यूज़ करते हो तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी पावरफुल बनता है और उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर। इसलिए इस प्रकार के फैक्ट्स जो हैं वो आपको बताए जाते हैं और इसीलिए करंट अफेयर्स को इन डेप्थ कवर किया जाता है। अदरवाइज़ तो एमसीक्यू के माध्यम से भी आपको कवर कराए जा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रट्टाबाजी होगी। वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं होगी। इसलिए इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन पेटेंट एप्लीकेशंस में 2022 में रिमार्केबल 31.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि पेटेंट है क्या? देखो, मान लो कि ये आप हैं, आपने एक मशीन बनाई, कोई ना कोई नई इनोवेशन करी। तो अब आपने एक मशीन बनाई है। अब या तो आप उस मशीन को बेच के पैसा कमाओगे या फिर उस मशीन के माध्यम से काम कर कर पैसा कमाओगे। लेकिन ये जो मशीन है ये आपने बनाई है, लेकिन मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आपने जो मशीन बनाई है वो आप ही तक रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मशीन आपने बनाई, मेहनत आपने करी, दिमाग आपका है, सब कुछ आपका, मगर 4 लोगों ने आपकी ये मशीन देख ली और इनको लगा कि भैया ये तो पैसा कमा गया, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी इस प्रकार की मशीन बना ली और ये भी उस मशीन को बेचने लगे, या उस मशीन के माध्यम से कोई अगर आप काम कर रहे हो तो वही काम ये करने लग पड़े। अब काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो मशीन आपने बनाई यही मशीन इन्होंने बना ली, तो फिर आपने जो दिमाग लगाया उसका क्या फ़ायदा आपको हुआ? आपने मेहनत करी, दिमाग आपने लगाया, आपने इनोवेशन करी, मशीन बना ली। इन्होंने आपकी मशीन को देखा और इन्होंने पूरा देखा कि भैया ये कैसे बनी, और उसको इन्होंने बना लिया। तो आपने जो इतना मेहनत करी, इतना ज्ञान आपने अर्जित किया, जो आपने प्रैक्टिकली यूज़ किया इस मशीन को बनाने के लिए, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
क्योंकि अंततः आप इस प्रकार की और ज़्यादा मशीनें बना के बेचते और फिर उससे पैसा कमाते। लेकिन अब वो मशीनें जो आपने बेचनी थी, जो आपके दिमाग से मशीन बनी थी, वो तो 4 लोग और बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बात आती है पेटेंट की, कि आपने जो मशीन बनाई, जो भी आपने इनोवेशन करी, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो किसी बीमारी का इलाज हो, कोई दवाई हो, कोई वैक्सीन हो, कुछ भी हो, आपने कोई एक नई इनोवेटिव सी चीज़ बनाई है जिससे दुनिया में, समाज में कोई एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका मॉनेटरी जो फ़ायदा है वो आपको मिलना चाहिए, मगर वो नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको 4 लोग जो हैं वो कॉपी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर पेटेंट आता है। पेटेंट जो है वो एक प्रोटेक्शन देता है। पी से आ गया पेटेंट, पी से आ गया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको देगा? आपको, कि आपने जो एक नई चीज़ इनोवेट करी है, बनाई है, उसको कुछ समय के लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है। तो वो जो प्रोटेक्शन है उसको हम पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट के माध्यम से बाकी लोगों को रोक दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है कि आप इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये जो पेटेंट का समय होता है ये कुछ समय के लिए होता है और ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए या अलग अलग देशों में अपना अपना जो टाइमलाइन है वो रखी होती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैंने आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को डिस्कस किया था एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको किश्तवाड़ का जो सैफरन होता है, केसर होता है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का, उसको जीआई टैग मिला। उसके अलावा सी बकथॉर्न जो है लद्दाख का, उसको जीआई टैग मिला। उसके साथ साथ तमिलनाडु के माटी बनाना को जीआई टैग मिला। इन सारी वीडियोस को मैंने अच्छे से कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियोस के मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि जो जीआई टैग होता है वो भी 10 साल के लिए मिलता है, माने एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए मिलता है, परमानेंट नहीं होता, लेकिन कुछ साल के लिए मिलता है, कुछ साल के लिए प्रोटेक्शन मिलती है। तो उसी प्रकार से पी से पेटेंट, पी से प्रोटेक्शन, ये आपको प्रोटेक्शन देगा कि आपने जो कुछ इनोवेशन करी है उसका यूज़ आप ही कर सकते हैं और उसका यूज़ आपकी गैर मंजूरी से और कोई नहीं कर सकता। ये जो हर बात आती है ना समाज में, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, ये वही 4 लोग हैं जो कह कह के आपकी आइडियाज़ को ले लेते हैं और उनको कॉपी करते हैं, आपसे जलन भी करते हैं और फिर आपके ऊपर सवाल भी उठाते हैं। तो 4 लोगों से दूर रहना है और अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है। तो यही 4 लोग क्या कर रहे हैं, आपने जो ये इनोवेशन करी इसको कॉपी कर रहे हैं और फिर उसको ही बना के कॉपी करके बेच दे रहे हैं। तो इससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा ये 4 लोग आपका नुकसान कर रहे हैं। वैसे ही जब समाज में 4 लोग बातें करने वाले होते हैं ना, तो ये आपका नुकसान ही करते हैं। इसलिए समाज के जो 4 लोग होते हैं उनके बारे में सोचना नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। तो ऐसा आपने किसी के बारे में नहीं कुछ सोचना है, बस अपनी मेहनत करते रहना है और पढ़ते रहना है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बस आपको अपना कर्म जो है वो ईमानदारी से करना पड़ेगा। और अपनी सक्सेस की जर्नी में आप हमें भी अपना पार्टनर बना सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को देख के। इससे 110% आपके ज्ञान में वृद्धि होगी ही होगी। हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ लेकर आते हैं। तो चलिए दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं कि इस इंसान ने एक इनोवेशन करी, लेकिन समाज के जो 4 लोग हैं ये इससे जलन करने लगे, इन्होंने इसको कॉपी किया और बना के बेच डाला। अब इन 4 लोगों को रोकना ज़रूरी है, उसके लिए पेटेंट ज़रूरी है। जब इसको पेटेंट मिल जाएगा तो ये 4 लोग जो हैं ये बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉपी करके अगर ये बेचते हैं तो फिर सीधे जेल होगी और जेल में पिटाई ठुकाई सब होगी। तो ये होता है पेटेंट। अब ये तो बात होगी लेमैन लैंग्वेज में, कि मतलब बहुत ही आसान भाषा में। अब थोड़ा सा टेक्निकल बातों पे आ जाते हैं, क्योंकि अंततः अगर आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसी बातें तो नहीं कहोगे जो मैं कह रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए। तो एक जो लॉजिकल डेफिनेशन बनती है उसको देख लेते हैं। तो पेटेंट होता क्या है? एक्सक्लूसिव राइट है। क्या है? एक्सक्लूसिव राइट। जो कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। किसको देती है? इन्वेंटर को देती है। और क्यों देती है? ताकि जो बाकी हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए। 4 लोग मैंने बताए ना, इनको रोका जाए, इनको एक्सक्लूड किया जाए, बाहर निकाला जाए इसके यूज़ से। इसके मेकिंग मतलब वो उसको कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करके उस मशीन को बना नहीं सकते, बना के बेच नहीं सकते, और सेल करने के लिए मतलब वो बेच नहीं सकते। तो ना तो वो ये जो इन्वेंटर है इसकी गैर मंजूरी से उसको यूज़ कर सकते हैं, ना उसको बना सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं। इनको बिल्कुल एक्सक्लूड किया जाता है। ये होता है पेटेंट। एक्सक्लूसिव राइट है, गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, इन्वेंटर को मिलता है जिसने कोई दिमाग लगाया हो, कुछ नई इन्वेंशन करी हो। क्यों मिलता है? ताकि किसी भी बाकी व्यक्ति को उसका यूज़ करने से, उसको बनाने से और उसको बेचने से एक्सक्लूड किया जाए। इसे कहते हैं
पेटेंट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट ही रहेगा, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। ये होता है पेटेंट। पी से पेटेंट, पे से प्रोटेक्शन। एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किसको दिया जाएगा? इन्वेंटर को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ताकि बाकी सारे लोगों को एक्सक्लूड किया जाए इसके यूज़ से, इसकी मेकिंग से और इसको सेल करने से, बेचने से। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब इसका मेन मोटो क्या है? ताकि जो इन्वेंटर है उसको इनकरेज किया जाए, ताकि वो और ज़्यादा अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो उसकी इन्वेंशन के लिए मिलें। तो जब आपको प्रोटेक्शन होती है तो तब आपका और ज़्यादा मन करता है कि हम कुछ काम करें, ठीक है ना। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर तुम लोग मेरी वीडियो को देखोगे ही नहीं तो अंत में मैं भी डिमोटिवेट होकर बंद कर दूंगा बनाना, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब तो यही है कि तुम लोग देखो। जब मेरे व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर मेरा क्या मतलब बनता है? तो मेरे अभी तो व्यूज़ आते नहीं हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो फिर मैं भी बंद कर दूंगा, क्योंकि बिना व्यूज़ के तो इनकरेजमेंट ही नहीं है ना, भाई किसके लिए बनाए जब कोई देख ही नहीं रहा है। तो चलो ये भी बात है, मगर अगर ऐसा नहीं चला तो फिर तो हम भी बंद कर देंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है, और उसके बावजूद भी शायद लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरी बात कि अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी कमियाँ बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जिस व्यक्ति की ग्रोथ होना बंद हो जाती है मतलब वो मर गया है, फिर वो चाहे ज़िंदा हो नाम का या ना हो, लेकिन जब तक ग्रोथ होती रहे मानसिक तौर पे तब तक वो बंदे का मतलब होता है कि वो इंसान ज़िंदा है। और मेरी ग्रोथ में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेन मोटो क्या होता है पेटेंट का, कि जो इन्वेंटर है उसको इनकरेज किया जाए ताकि वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे अपनी फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्लूसिव राइट्स ले, पेटेंट्स ले अपनी इन्वेंशंस के लिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो पेटेंट होता है ये इनकॉर्पोरियल राइट का एक फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। अब इनकॉर्पोरियल राइट क्या होते हैं? वो राइट जो कि दिखते नहीं हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं इनकॉर्पोरियल राइट। अब जैसे ये पेटेंट है, अब क्या तुम पेटेंट को देख सकते हो? ये ऐसा राइट है जिसे हम देख नहीं सकते, ये ऐसा राइट है जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो राइट्स होते हैं जिनको ना देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं इनकॉर्पोरियल राइट। तो जो पेटेंट है वो फॉर्म है इनकॉर्पोरियल राइट की। ध्यान रखिएगा, ये सीधा फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भैया पेटेंट जो है वो कौन सा राइट है, तो इनकॉर्पोरियल राइट है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा राइट इनकॉर्पोरियल राइट है, पेटेंट इनकॉर्पोरियल राइट है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी इन्वेंशन को पेटेंटेबल बनाने के लिए, मान लो आपने कोई एक एक्स चीज़ को इन्वेंट किया, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके लिए आपकी ये जो इन्वेंशन है इसको पेटेंट मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी इन्वेंशन को पेटेंटेबल बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला, द क्रिएशन मस्ट बी नोवेल। अब आपकी जो इन्वेंशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मान लो एक एक्स नाम की मशीन पहले से एग्जिस्ट कर रही है, अब तुमने क्या किया, तुमने वही एक्स नाम की मशीन बना ली और फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे को इसमें पेटेंट चाहिए। तो भैया किस बात का पेटेंट मिलेगा? ये तो पहले से ही बनी हुई है, ये तो कोई इन्वेंशन है ही नहीं। तो जो इन्वेंशन है वो नोवेल होनी चाहिए, यानी नई होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि तुमने कोई पुरानी चीज़ पकड़ के उसको थोड़ा बहुत तोड़ा मरोड़ा और नई चीज़ बना के पेश कर दी, भाई देखो भैया ये तो हमने बनाई। ऐसा नहीं होता है। जो क्रिएशन है, जो इन्वेंशन है वो नोवेल होनी चाहिए, यानी कोई ऐसी इन्वेंशन जो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। दूसरी आता है द क्रिएशन मस्ट बी नॉन ऑब्वियस। अब नॉन ऑब्वियस का मतलब ये है कि यहाँ पे कंसीडरेबल एडवांस जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई एक चीज़ पकड़ी, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर दी और फिर तुमने बोला कि इसको मेरे को पेटेंट मिलना चाहिए। नहीं, नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए, यानी कि कंसीडरेबल एडवांस होनी चाहिए। मतलब मान लो कि एक एक्स मशीन है, ये आई नाम का कुछ काम करती है, अब तुमने वाई मशीन बनाई, हो सकता है कि ये भी आई नाम का ही काम करे, लेकिन ये जो वाई मशीन तुमने बनाई ये एक्स से थोड़ी एडवांस होनी चाहिए। मतलब अगर ये जो काम मान लो 10 मिनट में कर रहा है, तो अगर ये 2 मिनट में करके दे तो हम बोलेंगे कि ये थोड़ी एडवांस है, कंसीडरेबल एडवांस है। ठीक है ना, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो ये नॉन ऑब्वियस है। अब मान लो ये 10 मिनट ले रही है, यहाँ पे ये 9 मिनट ले रही है, तुम बोलो कि भैया ये हमारी 1 मिनट कम ले रही है, तो 1 मिनट से क्या हो जाएगा?
ज़्यादा कम अगर ले रही है तो बात है, मतलब कि कंसीडरेबल एडवांस जो है वो होनी चाहिए प्रायर वन से, यानी कि यहाँ पे वाई जो है वो कंसीडरेबल एडवांस होनी चाहिए अपने से, पहले से। इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें एक्स से क्या होनी चाहिए, कंसीडरेबल एडवांस होनी चाहिए, तब उसको पेटेंट मिलेगा। ऐसे थोड़ी बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ पेटेंट नहीं मिलेगा। तीसरा आता है इनोवेशन मस्ट बी बेनिफिशियल इन अ लेजिटिमेट मैनर, यानी कि वो बेनिफिशियल होनी चाहिए और लेजिटिमेट मैनर में बेनिफिशियल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसा कोई काम ना करे जो अनलॉफुल है, जो असंवैधानिक है, जो गैर कानूनी है। ऐसी कोई इनोवेशन नहीं करनी है जो समाज में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है, जो लॉ के मुताबिक एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। कानून के मुताबिक वो अनलॉफुल है, माने वो गैर कानूनी है, कानून के हिसाब से उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ बना दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। ऐसी होनी चाहिए जो वैल्यूएबल हो पूरी दुनिया में ईमानदारी से, ठीक है ना, वैल्यू होनी चाहिए उसकी कोई, और वैल्यू जो है वो लॉ में रहते हुए होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। तो लेजिटिमेट मैनर में बेनिफिशियल होनी चाहिए। बेनिफिशियल मतलब कि उसकी कोई वैल्यू हो, और लेजिटिमेट मैनर मतलब कि वो लीगल हो, वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए ना बनी हो। तो ये वो फैक्टर्स होती हैं जो किसी इन्वेंशन में देखी जाती हैं कि वो पेटेंटेबल बनेगी या नहीं बनेगी। तो उस केस में इन सारे फैक्टर्स को देखा जाएगा। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो पेटेंट्स का इतिहास है वो ब्रिटिश साम्राज्य से है, वो अंग्रेजों के समय का है। इंडिया में पेटेंट के ऊपर जो पहला स्टेप लिया गया था वो 1856 में एक्ट 6 था। तो इसको याद रखना आसान है, 656 रोमन न्यूमरल्स में इसका मतलब होता है 6, तो 6 से 56। तो पेटेंट्स के लिए इंडिया में जो फर्स्ट स्टेप आया वो एक्ट 6 था 1856, मगर बाद में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया। रिपील का मतलब होता है वापस ले लेना। तो रिपील क्यों किया गया, क्योंकि इस एक्ट के लिए ब्रिटिश क्राउन का अप्रूवल नहीं था, जो क्वीन थी उसका अप्रूवल नहीं था, तो इसलिए इसको रिपील कर दिया गया और इसकी जगह आया एक्ट 9 1857 में। 1857 में हमारी क्रांति भी हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसी साल नया एक्ट आया एक्ट 9, जब 1856 के एक्ट 6 को रिपील कर दिया गया। उसके बाद फिर 1859 में एक नया एक्ट आया जहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ग्रांट किए गए। तो यहाँ पे 1859 में आके बात होती है एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस की। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि इन्वेंटर की जो डेफिनेशन है उसमें इम्पोर्टर जो थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था। उसके बाद इस एक्ट को 1872 में, 1883 में और 1888 में अमेंड किया गया। इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट आता है 1911 में, जिसने पुराने जितने भी हमने एक्ट्स देखे उन सारों को रिपील कर दिया। फिर आता है पेटेंट्स एक्ट 1970। अब देखो इससे पहले सारे के सारे आज़ाद भारत से पहले के एक्ट थे, ये आज़ाद भारत के बाद का एक्ट है। तो द पेटेंट्स एक्ट 1970 और पेटेंट रूल्स 1972 ये आते हैं 20 अप्रैल 1972 में। और ये जो एक्ट और रूल्स हैं इन्होंने द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 1911 इसको रिप्लेस किया है। तो ये 1911 के जो एक्ट थे इनको 1970 में आके रिप्लेस किया गया। फिर द पेटेंट्स एक्ट 1970 को पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2005 में अमेंड किया गया और यहाँ पे कुछ और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया टेक्नोलॉजी के बाकी एरियाज से भी, जैसे कि फूड आता है, मेडिसिन आता है, केमिकल्स आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो पेटेंट एक्ट तो आया 1970 में, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इंक्लूड की गई थी। तो 2005 में इसको अमेंड किया गया ताकि टेक्नोलॉजी के बाकी एरियाज़ को भी इंक्लूड किया जाए। तो कौन कौन से, फूड, मेडिसिन, केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सारी चीज़ों को 2005 में इंक्लूड किया गया। तो ये था पेटेंट्स। पेटेंट का मतलब क्या होता है, कैसे पेटेंट ग्रांट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, और इंडियन पेटेंट की हिस्ट्री हमने सारी देख ली। और उसके साथ साथ हमने करंट अफेयर देखा कि ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर चला है इसमें अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा पेटेंट्स जो हैं वो ग्रांट हुए हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा। तो ये था इस लेक्चर का इन डेप्थ एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ग्रामर एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और जीके करंट अफेयर्स और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।